नमस्कार दोस्तों, मैं श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज ऑनलाइन राजेश कुमार राजभर कक्षा 10 जीव विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं और आप सभी का ऑनलाइन में सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जीव विज्ञान में पहला पाठ जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला पाठ है जैव प्रक्रम, लाइफ ऑफ प्रोसेस, यानी जीवों में जो क्रम चलता है वो कैसे चलता है। तो सबसे पहले आप इसका जीवन परिचय थोड़ा जान लें। तो हमारा जो परिवेश है, परिवेश असंख्य वस्तुओं से घिरा हुआ है। इस परिवेश में सजीव निर्जीव दोनों का समाहन है, लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि कौन सजीव है, कौन निर्जीव है? सजीवों के क्या लक्षण होते हैं, निर्जीवों के क्या लक्षण होते हैं? किसी एक को मानकर हम उनके आकलन नहीं कर सकते। जैसे मुख्य लक्षण माना जाता है गमन या प्रचलन या चलना। तो यदि हम गमन को लेते हैं तो गमन केवल जंतुओं में ही होता है, पौधों में नहीं होता। तो क्या आप यह कहेंगे कि पौधे भी सजीव हैं? क्योंकि पौधों में वो स्थिर हैं, वो चलते नहीं हैं, और जीव एक स्थान से दूसरे स्थान को चलते हैं। जबकि पौधे भी सजीव हैं, क्योंकि उनके और इसके अतिरिक्त और लक्षण हैं, क्योंकि उनके शरीर में वृद्धि होती है। जबकि निर्जीवों में ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है। ये गति नहीं करते तो वृद्धि करते हैं, सांस लेते हैं, भोजन बनाते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता भी रखते हैं और उत्पन्न भी करते हैं। निर्जीवों में कोई जीवन नहीं होता है। सजीव जन्म लेता है और एक अपनी पूर्ण अवस्था या निश्चित अवस्था के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, परंतु निर्जीव मरता नहीं है और न जन्म लेता है, बल्कि यह सड़ गल करके नष्ट हो जाता है। तो ये आप जानते हैं कि जीव की सबसे सूक्ष्म इकाई कोशिका होती है, और कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, और अंग से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से जीव की रचना हो जाती है, जीव का निर्माण। ये प्रक्रियाएं होती हैं। कोशिका
कोशिका सबसे सूक्ष्म इकाई है। कोशिका से ऊतक बनता है और ऊतक से अंग बनते हैं और अंग से अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र बनने के पश्चात किसी जीव का निर्माण या रचना होती है। और ये जो कोशिका है, कोशिका सूक्ष्मतम अणुओं से मिलकर ये बना है। ऐसा नहीं है कि कोशिका जो सूक्ष्म है, ये भी अणुओं से ही मिलकर बना है। अणुओं से मिला तो कोशिका बनी, कोशिका से ऊतक बना, ऊतक से अंग बना, अंग से अंग तंत्र बना, अंग तंत्र से तब जाके जीव का निर्माण हुआ। और वही आप पढ़ने जा रहे हैं जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या है, इसे हम क्या कहते हैं? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी हमारे शरीर की रक्षा करते हैं शरीर की, उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जिसके निम्न चरण हैं या निम्न हैं जो, उसमें है नंबर 1 पोषण, जिसे आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन। नंबर 2 है श्वसन, जिसे कहते हैं रेस्पिरेशन। नंबर 3 है विसरण, जिसे कहते हैं डिफ्यूजन। और नंबर 4 है परिवहन, जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और नंबर 5 है उत्सर्जन, जिसे कहते हैं एक्सक्रेशन। तो पोषण कैसे होता है, अब यह आपको हम बता रहे हैं। पोषण नंबर 1, पोषण से कहते हैं न्यूट्रिशन। देखो, जितने समस्त जीवों की में बिना पोषण का कोई कार्य नहीं होगा। अर्थात शरीर की समस्त क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता नहीं, शरीर की समस्त क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, जिसे हम पोषण कहते हैं। फिर से सुन लें, शरीर की समस्त क्रियाओं को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन द्वारा प्राप्त होती है, हम जिसे पोषण कहते हैं। यदि हम पोषण न करें तो, अर्थात भोजन न करें तो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होगी। और यदि ऊर्जा नहीं होगी तो हम कोई भी क्रियाकलाप नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, श्वसन। श्वसन इसे कहते हैं रेस्पिरेशन। श्वसन क्या है? वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, तत्पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा या तत्पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का आदान और प्रदान हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जीवों के लिए हानिकारक है
नंबर 3 विसरण। इसे कहते हैं डिफ्यूजन। बच्चों, विसरण कशेरुकी प्राणियों में नहीं होता, अर्थात एक कोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी पूरी तरह सतह पर पर्यावरण के संपर्क में होते हैं और अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए और वर्ज्य पदार्थ बाहर निकालने के लिए इन्हें विशेष अंगों की जरूरत नहीं होती। वह यह कार्य विसरण द्वारा आसानी से कर लेते हैं, जैसे अमीबा। नंबर 4 परिवहन। इसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है और यह परिवहन जिस तंत्र द्वारा होता है उसे हम कहते हैं परिवहन तंत्र। नंबर 5 उत्सर्जन। एक्सक्रीशन। बच्चों, जिस प्रकार से यदि आप चूल्हे में लकड़ी लगाते हैं तो उससे आपको ऊष्मा भी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है और प्लस राख भी बच जाती है। धुआं जो निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो राख है वो अपशिष्ट पदार्थ है, वर्ज्य पदार्थ जिसे कहते हैं। यदि चूल्हे की राख जो है उसे न निकाला जाए और उसमें ईंधन अर्थात भोजन ईंधन बराबर आप लगाते रहें तो क्या आपकी लकड़ी अच्छी तरह जलेगी? यदि अच्छी तरह नहीं जलती है तो उसके कारण क्या है? इससे साफ स्पष्ट होता है कि यदि राख को हम नहीं निकालेंगे तो आपकी लकड़ी अच्छी तरह से नहीं जलेगी, अर्थात उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो धुआं है वो अधिक बनेगा। उसी आधार पे बना है उत्सर्जन, अर्थात भोजन उपापचय के पश्चात
कुछ लाभदायक और कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं, और ये हानिकारक पदार्थ शरीर की क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए इन हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, और ये जो वर्ज्य पदार्थ है यानी हानिकारक पदार्थ है, इन्हें बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन। अब पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अभी आप पढ़े पोषण, श्वसन, विसरण, परिवहन, उत्सर्जन। अब आप पढ़ेंगे पोषण के बारे में कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं और जीव जो हैं पोषण कैसे करते हैं और किस किस तरह के होते हैं। तो पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते। पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है स्वपोषण, नंबर 1 स्वपोषण, और नंबर 2 परपोषण। स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। अब देखिए यहाँ दिखाया गया स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण क्या है और परपोषण क्या है? अब आप देखिए स्वपोषण। स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक। देखो, भोजन तो सबको आवश्यकता होती है, लेकिन स्वपोषण और परपोषण तो कुछ जीव जो होते हैं और जंतु, यानी कुछ पादप व कुछ जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश
की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इस अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं जिसे स्वपोषण कहते हैं, और इस प्रकार की क्रिया को हम स्वपोषी कहते हैं। जैसे कुछ पादप, कुछ जीवाणु और पादप, यानी पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बना लेते हैं। नंबर 2, परपोषण। स्वपोषण के प्रकार। अब आ जाइए स्वपोषण के प्रकार। kinds of autotrophic nutrition। देखो, स्वपोषण के आधार पे भी स्वपोषण के आधार पर ये 2 भागों में विभाजित है। नंबर 1, प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी। इसे कहते हैं फोटो साइंटिफिक न्यूट्रिशन। दूसरा है रसायन संश्लेषी पोषण। कहते हैं केमो स्वपोषण के आधार पर इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है, या 2 भागों में विभाजित है। पहला है प्रकाश संश्लेषी पोषण, से कहते हैं फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन, और दूसरा है रसायन संश्लेषी पोषण, जिसे कहते हैं केमोसिंथेसिस न्यूट्रिशन। अब आप पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषी पोषण। इसमें आप फर्स्ट पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषी पोषण। कहते हैं फोटो साइंथेसिस
न्यूट्रिशन। प्रकाश संश्लेषी पोषण, फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन। आपको प्रकाश संश्लेषी से ही पता हो गया होगा इसमें कौन आने वाले हैं। तो अधिकतर पौधे, जीवाणु व शैवाल भोजन सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसलिए इन्हें प्रकाश संश्लेषी पोषण कहा जाता है। आपको उदाहरण पहले दे दिया गया है कि अधिकतर पौधे, शैवाल व जीवाणु दोनों बताया गया है, तीनों। अब आप इसके बाद पढ़ेंगे रसायन संश्लेषी पोषण नंबर 2। रसायन संश्लेषी पोषण। यानी केमो साइंथेसिस न्यूट्रिशन। इसमें भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि रसायन यानी कार्बनिक और अकार्बनिक दो होते हैं। इसमें अकार्बनिक था, अब इसमें आएगा तो कार्बनिक हो जाएगा। और रसायन जो प्रकाश संश्लेषी में जो होता है, सरल से जटिल अणुओं का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषी में। अब इसमें देखो, कुछ जीवाणु जो सरल अकार्बनिक यौगिकों से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन कार्बनिक पदार्थ के रूप में लेते हैं, यानी उसे बदल देते हैं। इस प्रकार की क्रिया को हम रसायन संश्लेषी क्रिया कहते हैं। जैसे सल्फर जीवाणु और नाइट्रोसोमोनास ऐसी क्रिया करते हैं रसायन संश्लेषण। अब आप इसके आगे का जो बचा है हम अगली वीडियो में जारी करेंगे, और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।